गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। उत्तर प्रदेश बीएड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। प्रवेश परीक्षा जो होती है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को इस बार जो है इसका आयोजक बनाया गया है। आयोजन इसका जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी करेगी, लेकिन इसकी परीक्षाएं लगभग मुख्य सभी शहरों में होंगी। उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य शहरों में होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जनपद इसमें सम्मिलित होंगे। कुछ मेन सिटी होते हैं, थोड़ा सा मतलब जो है सारे 75 के 75 जिलों में सेंटर नहीं रहता है, मेन सिटियों में सेंटर इसका रहता है। तो पूरी हम आपको जानकारी देंगे कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए और आवेदन फीस क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ हम आपको जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को हम। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। जितनी भी यूनिवर्सिटी का बीएड होता है उत्तर प्रदेश में समस्त यूनिवर्सिटियां बीएड कराती हैं और उन समस्त यूनिवर्सिटियों में जहां जहां भी बीएड होता है उन सभी का एक कॉमन टेस्ट रखा जाता है। पहले काफी साल पहले, लगभग 20 साल के आसपास, 20 से पहले ही 20 साल पहले इसका सिस्टम ये था कि हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग कराती थी, उसके बाद एडमिशन लेती थी। उसके बाद एक प्रक्रिया बनाई गई कि एक कॉमन टेस्ट रखा जाए समस्त यूनिवर्सिटियों का। एक बीएड का एक ही टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजन होगा और एक यूनिवर्सिटी को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है और ऐसे रोस्टर लागू होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, बारी बारी, आज समझिए इस साल जो है झांसी करा रही है, अगले साल कोई और यूनिवर्सिटी कराएगी, उसके अगले साल कोई और कराएगी। इस तरह से बदल बदल की यूनिवर्सिटियां इसका एग्जाम कराती हैं। उसके बाद इसकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के साथ साथ ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है। गवर्नमेंट सीट या जो आपके स्ववित्त पोषित कॉलेज हैं उनमें भी आपकी जो है सीट अलॉटमेंट होता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ये सब को हम बताएंगे आपको। देखिए, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, तो इसका आयोजन कौन कर रहा है? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है वो झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसका आयोजन कर रही है। ऑनलाइन आवेदन इसके 10 फरवरी, आज 11 है, 10 यानी कल से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ये 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 5 मार्च तक इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप 5 तक बाई चांस नहीं भर पाते हैं तो ये विलंब शुल्क के साथ आपको आगे भी चांस देते हैं। ठीक है, तो विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि जो इसकी है वो 10 मार्च 2026 तक रहेगी। शुल्क कितना जाएगा, विलंब शुल्क कितना जाएगा, उस पर हम बाद में अभी बताएंगे सब कुछ। ठीक है, तो 5 तो अगर आप बिना विलंब के भरना चाहते हैं, 5 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 10 से स्टार्ट हो चुके हैं, 5 तक आप अप्लाई कर दीजिए। 5 मार्च तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रवेश, देखिए पूरी की पूरी इन्होंने सारी तिथियां जारी कर दी हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड आपके होंगे वो 20 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और 26 अप्रैल को आपकी संभावित परीक्षा तिथि है। संभावित का मतलब ये 99% इसी डेट में हो जाएगी। अगर बाई चांस कुछ ऊंच नीच होती है या इस दिन कोई और पेपर पड़ जाता है तो आगे पीछे हो सकती है, वरना 26 को 99% ये परीक्षा हो जाएगी 26 मार्च को। इसका रिजल्ट जो है वो 25 मई को आ जाएगा, घोषित हो जाएगा और उसके बाद इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आवेदन शुल्क अब इसका देखिए, ये 5/3/26 तक, अगर 5 मार्च तक आप आवेदन कर देते हैं, जनरल ओबीसी और अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको काउंटिंग जनरल में ही होगी, तो उसमें आपका 1650 है। ये 250 रुपए इस बार बढ़ा दिए, पिछली बार 1400 था। ठीक है, SC ST और विशेष जो वर्ग हैं उनके लिए ये फीस रखी गई है 850। इसके अलावा अगर आप 6 तारीख से 10 तारीख तक यानी 6 मार्च से 10 मार्च तक आप इसे करते हैं तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा 2000 विलंब शुल्क एक्स्ट्रा नहीं है, ये विलंब शुल्क मिलाकर फीस टोटल 2000 रुपए आपको देनी पड़ेगी। यानी कि 350 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे और 150 रुपए आपके इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, 850 से ये 1000 आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आप विलंब शुल्क के साथ करेंगे तो आपको ये बढ़े हुए चार्जेस देना पड़ेंगे, अन्यथा आप 5 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, अहर्ता इसकी क्या रहेगी?
तो शैक्षणिक अर्हता जो है, योग्यता, वो आपकी रहेगी, देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर। ठीक है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी वालों को कम से कम 50% आपको अंक लाना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यही आती है, किसे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किसे नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर रहता है। तो समझ लीजिए ध्यान से इस चीज को, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, वो आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें आपके 50 से ऊपर हैं, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन में अगर है तो पीजी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कारणवश आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम रह गए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर हैं तो आप सीधे सीधे अप्लाई करने हेतु पात्र हैं, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा जैसे जो बीटेक वगैरह के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इसमें देखिए कम से कम 50% अंक, 55% अंक रखे गए। 50 तो जन सबके लिए हैं, सबके का मतलब विज्ञान वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं, मानविकी वगैरह है या कॉमर्स वगैरह है, मानविकी कला वर्ग को भी बोलते हैं, और आपका कॉमर्स है। ठीक है, तो आपको 50% अंक स्नातक या स्नातकोत्तर में से होने चाहिए। अगर इनमें से नहीं है, आप कोई इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री कर रखी, बीटेक वगैरह, बीई वगैरह कर रखा है, तो उसके लिए आपको कम से कम 55% अंक होने चाहिए। ठीक है, तो सब स्पष्ट हो गई होगी बात कि अगर आपके स्नातक में 50% नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परा स्नातक में आपके अगर 50% से ऊपर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई अर्हता। अब प्रवेश का प्रारूप क्या रहेगा, देखिए प्रवेश परीक्षा कैसे होगी, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक आपका होगा, पहला आपका होगा प्रथम प्रश्न पत्र जो 3 घंटे का होगा, इसका 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। और इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान आएगा 50 क्वेश्चन और भाषा आएगी आपकी 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन भाषा के आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र वगैरह, सामान्य विज्ञान से लेके सारे विषय आपके होंगे। ठीक है, जो सामान्य ज्ञान में आते हैं 50 क्वेश्चन उनके आएंगे। भाषा आपकी जो है हिंदी अंग्रेजी हमने 2 लिख रखी हैं, तो दोनों भाषाएं नहीं आएंगी। दोनों का मतलब ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन इसके 25 इसके, आपको कोई एक भाषा सिलेक्ट करनी होगी। सपोज करिए आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं, आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप अंग्रेजी सिलेक्ट करते हैं तो आपको अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको आवेदन करते समय आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो इसमें नंबर आपके रहेंगे 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर आपके रहेंगे सामान्य ज्ञान के, 100 नंबर रहेंगे भाषा के, यानी 100 क्वेश्चन आपके होंगे और टोटल फर्स्ट पेपर होगा 200 नंबर का। ठीक है, टोटल ये 400 नंबर की परीक्षा होती है। टोटल परीक्षा आपकी होती है 400 नंबर की, और 400 नंबर में आपको जितने अधिक से अधिक ले आएंगे, देखिए एडमिशन तो लगभग सबका हो जाएगा जितने भी आप लेके आए, पेमेंट सीट मिल जाती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको कम से कम, अगर आप जनरल में हैं तो 8000 से नीचे रैंक लानी पड़ेगी। 10,000 से नीचे अगर जनरल रैंक है तो आपको पूरा चांस रहता है गवर्नमेंट सीट मिलने की। अगर 10,000 से ऊपर रैंक जाती तो पेमेंट सीट मिलती है। ठीक है, तो आपको स्कोर अच्छा करना है, गवर्नमेंट सीट लेनी है तो स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा। इसके बाद सेकंड पेपर आपका होता है जो इसका भी समय 3 घंटा रहता है। समय इसमें पर्याप्त मिलता है। 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा मिल रहा है, बहुत है। आराम से सोच समझ के लगाइए, और यहीं पे लोग ज्यादा सोचने लगते हैं तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाते हैं। तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग वगैरह इसमें जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाता है, रीजनिंग तो इसमें पूछी जाती है, तो रीजनिंग आपकी अच्छी तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा विषय योग्यता जो है वो आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब विषय योग्यता में देखिए क्या होगा, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, अर्थात जिन्होंने बीएससी कर रखी है या एमएससी कर रखी है, उनके लिए गणित और विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कला वर्ग के हैं उनके लिए आपको कौन कौन से पूछे जाएंगे, उनके लिए फिर वही जीएस वाला पेपर यहाँ आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, जीएस वाला पेपर यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ का मतलब ये सेम टू सेम नहीं होगा, इसमें भी वही सब कुछ पूछा जाएगा जो ऊपर वाले, क्या नहीं, मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपका संविधान, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो स्टैटिक जीके वगैरह होती है ये सब कुछ आएगी। उत्तर प्रदेश से जीके आएगी,
तो ये सब कुछ इसमें विषय योग्यता में आ जाएगा। यही लगभग आप ये मान चलें इन दोनों का पाठ्यक्रम सेम ही हो जाता है अगर कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो। यहां से आपने पढ़ लिया, यहां कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर साइंस के हैं तो उसके लिए इसकी तैयारी अलग करनी पड़ेगी, आपको गणित विज्ञान की तैयारी अलग करनी पड़ेगी। रीजनिंग सबके लिए कंपलसरी है, आपकी भाषा भी एक सबके लिए कंपलसरी, चाहे इंग्लिश लें चाहे हिंदी लें, सामान्य ये भी कंपलसरी है। केवल ये आपको विषय योग्यता है, इसमें आपको छूट मिलती है। अब जो अगर वाणिज्यिक हैं, कहने का मतलब कॉमर्स से जिन्होंने किया उनके लिए उनका सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ। तो ये आपका कुल मिला के इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और कुल आपका हो जाएगा 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 400 नंबर के हो जाएंगे। तो इसमें निगेटिव मार्किंग देखनी रहती है इसमें, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप जितना भी करके आए, सपोज करिए अब 200 टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 200 में आपने 100 क्वेश्चन 100% सही कर दिया, आपको कंफर्म है, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आप ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मत लगाइए, क्योंकि तुक्के में इसमें बहुत नुकसान होता है। तुक्का आपके अगर तुक्का लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट सीट आपकी छिन जाएगी, कोई दूसरा ले जाएगा, क्योंकि इसमें पेपर के कठिनता का स्तर जो होता है उसके हिसाब से लगभग कभी कभी 170-150 अंक वाले को भी गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, और बाकी जब पेपर का स्तर अगर थोड़ा सरल होता है तो 200-220 वाले को गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। तो अगर आप इसमें सपोज करिए अगर 80 क्वेश्चन भी आपने 100% सही कर लिए तो तुक्का मत लगाइए, उतने ही छोड़ के चले आइए। तुक्का लगाएंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। तो ये तो रही बात इसकी, आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। सिलेबस हम आपको बाद में अगली वीडियो में मतलब जो है सारा सिलेबस तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हिंदी भाषा है इसका हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी का कर देंगे और भी मतलब जो है बता दिया जाएगा आपको। बाकी महिलाओं, देखिए महिलाओं के लिए जाति और आय पिता पक्ष का ही मान्य होगा। जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र इसमें लगेगा वो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है अपने नोटिफिकेशन में कि ये महिलाओं के लिए पिता पक्ष का ही मान्य होगा, पति पक्ष का मान्य नहीं होगा। तो जो जिनके पास पिता पक्ष का नहीं है वो अपना बनवा कर रख लें, अन्यथा की स्थिति में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें आरक्षण वही आपका ओबीसी का 27% है और एससी का 21% है। जो आपका आरक्षण के प्रावधान होते हैं वो सारे के सारे इसमें लागू होते हैं। जो रैंक जारी होती है वो भी आपकी आरक्षण के हिसाब से भी जारी होती है। एक जनरल रैंक जारी होती है, दूसरी आपकी आरक्षित वर्ग की रैंक जारी होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है जो बाहर के कैंडिडेट इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट डालेंगे उन्हें कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो जनरल कैंडिडेट में सिलेक्ट होंगे, जनरल कैंडिडेट में उन्हें काउंट किया जाएगा। इसलिए वो अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो उनको जाति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो सीधे सीधे जनरल भरेंगे और जनरल से फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे। आय प्रमाण पत्र देखिए इन्होंने सीधे सीधे निर्देश दे दिया है कि आय प्रमाण पत्र जो है वो ओबीसी वालों को भी लगाना अनिवार्य है। ओबीसी वालों को आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, ये इन्होंने अपने निर्देशों में दे दिया है। तो ओबीसी वाले जो जाति और आय है सब बनवा के अपना रखें। आरक्षित वर्ग, देखिए एससी एसटी के लिए तो उन्होंने आय प्रमाण पत्र जरूरी है ही, लेकिन ओबीसी के लिए भी कंपलसरी कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए पहली बार में आपको गवर्नमेंट की अगर सीट चाहिए है तो तैयारी कैसी करनी है, उसके लिए हम एक पूरी की पूरी आपको नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है, और हम भी आपको इसकी तैयारी कराएंगे। बीएड की तैयारी आपकी पूरी कराई जाएगी और कोशिश आपकी की जाएगी आपको गवर्नमेंट सीट निकालवाने की। बाकी ऐसा नहीं अगर आपके 10 नंबर भी आ गए तब भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर आप परीक्षा में बैठेगा कहीं कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता, बहुत सी कॉलेजों की सीटें खाली भी रह जाती हैं। दूसरी बात एक और चीज बता दूं आपको, अभी ये 2 वर्ष का ही है, अभी 2 वर्षीय ही चल रहा है, अभी 1 वर्षीय नहीं हुआ है। जब भी आगे 1 वर्षीय होगा तो वो आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता है। फिलहाल ये जो है आपका ये 26 से 28 का सेशन है, 26 से लेकर 28 तक ये पूरा होगा, ये 2 वर्ष का ही रहेगा। 2 वर्षीय बीएड में जो भी कैंडिडेट फॉर्म डालना चाहते हैं, इसकी प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वो फॉर्म डालिए। और देखिए मेरी राय एक और है, अगर बीएड आप करने जा रहे हैं तो बीएड में देखिए आपको मौका कहाँ मिलता है, आपको मौका मिलता है जूनियर स्कूलों में, आपको मौका मिलता है टीजीटी में, आपको मौका मिलता है पीजीटी में, आपको मौका मिलता है एलटी ग्रेड में, और जीआईसी का जो लेक्चरर की वैकेंसी आती है उसमें आपको मौका मिलता है। अब इन मौकों में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए देखिए क्या होता है, बहुत बच्चे हमारे यही गलती कर देते हैं कि उन्होंने फाइनल ईयर में मान लिया
इकोनॉमी ले ली और उसके साथ उन्होंने क्या ले ली, सोशोलॉजी ले ली। ठीक है, अब इकोनॉमी और सोशोलॉजी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। या एजुकेशन ले ली, एजुकेशन के साथ आपने पॉलिटी ले ली, कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। कॉम्बिनेशन कब बनेगा जब आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन चार में आपके पास अगर 2 सब्जेक्ट हैं तब आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तभी आपका कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप ये भी अपना कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अगर बीएड करने से आपको फायदा हो रहा है तो ठीक। ऐसे ही हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है, तभी आपका हिंदी के लिए एलिजिबल बनेंगे, तभी कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर संस्कृत सिंगल है तो संस्कृत के लिए एलिजिबल है, लेकिन हिंदी के साथ अगर संस्कृत नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यही 2 जो है, वही आपका गणित विज्ञान के टीचर में आपका, अगर फिजिक्स के साथ आपका मैथ है, आप मैथ टीचर के लिए, फिजिक्स टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो वो तो खैर साइंस में तो कॉम्बिनेशन होता ही है, साइंस में इतनी, बीएससी में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, वहां तो कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बनती है आपकी बीए जिन्होंने किया है, उन्होंने सोशल के लिए और हिंदी के लिए आपको कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। बाकी आपके पास इंग्लिश सिंगल रही हो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं, उर्दू सिंगल रही हो एलिजिबल हैं आप। ठीक है, लेकिन हिंदी अगर सिंगल है आप एलिजिबल नहीं, संस्कृत सिंगल रही हो एलिजिबल हैं आप। ठीक है, तो ये अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बिगड़ा हुआ है तो बीएड करने, मेरी पर्सनल राय यही, आप बीएड ना करें, क्योंकि बीएड करने का उस समय कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी में बैलेट है नहीं, आगे बैलेट कर लेने का अलग बात है। तो आप अगर इस कोर्स को केवल इसलिए कि हाँ चलो ठीक है आगे बैलेट के भी हुआ तो हम प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम आप कर लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन केवल टीजीटी के लिए अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, टीजीटी के लिए आप बीएड करना चाह रहे हैं, तब आपको पर्सनली राय देंगे हम ना बने। या अगर आप पीजीटी के लिए करना चाह रहे हैं बीएड, क्योंकि अब तो पीजी में भी अनिवार्य कर दिया है, अगर पीजी के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीजी में तो कोई आपका वही चीज है, अगर सपोज करिए आपने हिंदी से अगर आपने एमए कर रखा है और आपके पास ग्रेजुएशन तक संस्कृत है तो आप एलिजिबल हैं। या अगर आपने सपोज करिए कोई बहुत सी, जैसे वहां सोशोलॉजी की, इकोनॉमी की, इनकी सबकी अलग अलग वैकेंसी आती है। ठीक है, या एजुकेशन की, इसकी भी अलग वैकेंसी आती है, तो वहां के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने सोशोलॉजी में मान लिया सोशोलॉजी या पॉलिटी ले रखी है तो आपने सोशोलॉजी से एमए कर रखा है तो आप बीएड कर लीजिए, आप उधर सोशोलॉजी के लिए पात्र हो जाएंगे। तो आज इतना ही बताएंगे आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी पूरी तैयारी कैसे करनी है, आपको कैसे पहले अटेम्प्ट में आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, सारी स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के बाद आप अगली वीडियो जरूर देखें, अगर आपको पहली बार में बीएड प्रवेश परीक्षा में गवर्नमेंट सीट हासिल करनी है तो हमारी अगली वाली वीडियो आप जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।